नमस्कार, मैं रविश कुमार। थोड़ी सीरियस बातचीत कर लेते हैं। गुजरात की आबादी 6 करोड़ से कुछ अधिक है। कल्पना कीजिए कि पूरे राज्य के लोगों को एक कंपनी ठग ले जाए और राज्य की तमाम संस्थाएं कुछ ना कर सके, ना अदालत ना पुलिस। PACL कंपनी ने 5 करोड़ 85 लाख लोगों के लाखों करोड़ रुपए लूट लिए। 3 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के, मगर वही आदेश पूरी तरह लागू नहीं हो सका है और लोगों के पैसे नहीं मिले हैं। फरवरी 2019 आ गया 2016 से, मगर एक नया पैसा किसी को नहीं मिला। हमने प्राइम टाइम में 2 दिनों तक लगातार पर्ल एग्रोटेक कॉरपोरेशन लिमिटेड PACL के पीड़ित ग्राहकों और उनके एजेंटों की व्यथा दिखाई, जो खुद भी ग्राहक होते हैं। 4-5 फरवरी को दिखाई थी। 6 फरवरी को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने चिटफंड कंपनियों के बारे में कुछ फैसले लिए हैं। एक कानून बनाने जा रही है सरकार। इस बिल में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भी डिपॉजिट स्कीम रेगुलेटेड नहीं है एक्ट के मुताबिक, वो सभी इलीगल है। इस बिल में इस बात का प्रावधान है कि उनको पैसा जमा करना पड़ेगा। इसमें एक अथॉरिटी के निर्माण की बात है जो ओरिजिनल बिल है। तो जो रेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम नहीं है, जो स्पेसिफाइड नहीं है कॉलम 3 ऑफ द एक्ट में, वो बैंड है। और उसमें आप कोई विज्ञापन देंगे, कोई उसके लिए कैंपेन चलाएंगे, लोगों से पैसे मांगेंगे, तो सभी लोग उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो उसको बहुत ही सख्त बनाया है हम लोगों ने। उसके बाद इसका हम एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाएंगे सारी ऐसी कंपनियों का, जिनको अधिकार है, हु कैन टेक डिपॉजिट्स और बाकी चीजों का। तो मतलब अब कोई फ्रीलांसिंग नहीं चलेगी इसमें। कोई विज्ञापन हुआ तो FIR, ऑफेंस, जेल, कॉन्फिस्केशन। एंड इसमें इस बात का प्रावधान है कि ऐसा कोई करेगा तो उसके एसेट्स को बेचकर गलेबल डिपॉजिट का पैसा भी वापस करेंगे। जितने जोर और जोश से मंत्री जी बोल रहे हैं, दरअसल जमीन पर वैसा होता नहीं है। उन्होंने एक बात कही कि जो पैसा निवेशकों का वापस किया जाएगा उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाएंगे। आपको पता है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन बनाएगा? केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों से कहा जाएगा कि वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाए। ये केंद्र का कानून है। वैसे अभी ये बिल है, कब कानून बनेगा पता नहीं, लेकिन इसकी प्रक्रिया मैं बताऊंगा आपको कि जो इस वक्त जो सबसे तत्परता दिख रही है, दरअसल इसके पीछे कितने साल की सुस्ती है। बंगाल बनाम दिल्ली की राजनीति में यह सवाल उठे थे कि यह कैसी सक्रियता और गंभीरता है कि CBI 6 साल में जांच पूरी नहीं कर पाई शारदा मामले में, और ना ही मामले का ट्रायल शुरू हो पाया। अब जाकर कानून के मसौदे को मंजूरी मिली है। सरकार को कानून बनाने की बात करने और मंजूरी देने में ही 5 साल लग गए। 2014 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में एक लिखित जवाब दिया। जेटली उस वक्त कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी थे। इस बयान की खबर 28 नवंबर 2014 को इंडिया टुडे और इकोनॉमिक टाइम्स में यह खबर छपी है, जिसमें कहा गया है कि सरकार कंपनी कानून का उल्लंघन करने वाली 14 चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। 14 है, 14 बोल रहे हैं 2014 में। देखिएगा आगे जाके ये संख्या कैसे बढ़ेगी। सरकार इन कंपनियों की जांच के नतीजे CBI से भी साझा करेगी। जेटली के अनुसार कंपनी लॉ में चिटफंड कंपनियों से संबंधित कोई खास प्रावधान नहीं है। चिटफंड एक्ट 1982 है, लेकिन इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अब जब ये समझ रहे हैं तो फिर उन्होंने ऐसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को क्यों दी? ये वही साल है जब PACL का घोटाला सामने आया था। नवंबर 2014 के बयान से पता चलता है कि वित्त मंत्री चिटफंड कंपनियों की लूट की समस्या से अवगत हैं और कानून की सीमाओं को भी समझ रहे हैं। 2015 के अगस्त महीने में, यानी 1 साल बाद, वित्त मंत्री जेटली फिर से लोकसभा में लिखित जवाब में 2012 से लेकर 2015 के बीच चिटफंड कंपनियों द्वारा अवैध वसूली की जानकारी देते हैं सदन में। यानी चिटफंड कंपनियां अपना काम कर रही थी इस दौरान। यह सब इंटरनेट सर्च से मिला, आपको भी मिल जाएगा। अगस्त 2017 में अरुण जेटली के इस बयान को सुनिए जो उन्होंने सदन में दिया है। इस बार आपको याद होगा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 31 दिसंबर को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करते हैं तो उनको एक अच्छा स्तर मिल जाए,
तो हम लोगों ने आरंभ कर दिया है, उसमें लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन्स के लिए LIC उसका संचालन कर रही है, जो फिक्स्ड इंटरेस्ट है 8% इंटरेस्ट है, लेकिन कैलकुलेट करो तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट 8.3% बन जाता है। वो ब्याज बदलेगा नहीं, वो पेंशन स्कीम है अपने आप में, और कोई भी सीनियर सिटीजन उसमें अपना पैसा लगा सकता है, उसको वो मिलती रहेगी। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाएं उनके लिए बनती रहे, ताकि ये लोग कम से कम इन चिटफंड कंपनियों की तरफ आकर्षित ना हो। जो फ्रॉड ये चिटफंड कंपनीज कर रही हैं, उसमें पुरानी कंपनियों के संबंध में सेबी कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर ओवरसाइट कमेटी बनाई हुई है, जिनका नाम आपने लिया उन पे भी बनी हुई है। और हम लोग एक ड्राफ्ट लॉ हम लोगों ने बनाया है कि जिन चिटफंड कंपनियों की एक्टिविटी अब बंगाल में है या उड़ीसा में है, तो वो तो केवल अपने राज्य के लिए बना सकते हैं। पंजाब अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है। व्हाट डू यू डू विद रिगार्ड टू दोज हु हैव अ मल्टी स्टेट ऑल इंडिया ऑपरेशन? तो उसके लिए एक सेंट्रल लॉ हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, और बहुत शीघ्र ही आपके सामने वो चर्चा के लिए भी आएगा। अगस्त 2017 में वे कह रहे हैं कि कानून लेकर आते हैं जिसके ड्राफ्ट पर जल्दी चर्चा होगी। फरवरी 2018 में कानून का ड्राफ्ट बनता भी है, जिसका नाम है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एंड चिट फंड बिल 2018। अब यही बिल स्टैंडिंग कमेटी से लौट कर आई है, तो मंत्रिमंडल ने उसके संशोधन और सुझावों को मंजूरी दी है, जिसकी जानकारी 6 फरवरी को रविशंकर प्रसाद ने दी। 2014 के नवंबर से फरवरी 2019 आ जाता है कि चिटफंड कंपनियों पर लगाम कसने के लिए सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया ही चलती रहती है, वो भी अभी तक कागज पर ही है। 140 से अधिक चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई का क्या स्टेटस है, किस घोटाले में कितना पैसा मिला है, इसकी जानकारी नहीं है। PSCL चिटफंड का घोटाला सामान्य नहीं था, इसमें 5 करोड़ 85 लाख लोग लूटे गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो सिर्फ 1/3 पैसा यानी 49,100 करोड़ वापस करने का आदेश दिया, आज तक वापस नहीं हो सका। इस आदेश को लागू करने के लिए सरकार को किसी कानून की जरूरत नहीं थी। बंगाल मामले की राजनीति हाई प्रोफाइल हो चुकी है, फिर भी उस मामले में 6 साल से CBI जांच कर रही है। सवाल है कि सरकार को किसने रोका था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि इन कंपनियों की संपत्ति को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटा दिया जाए। सरकार ने जो बिल बनाया है उस पर PSCL के निवेशकों की तरफ से लड़ने वाले CB यादव ने अपनी टिप्पणी भेजी है, वो ज्यादा समझते हैं, आप सुनिए उनकी बात को। कल रविशंकर प्रसाद जी ने द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटरी डिपॉजिटरी स्कीम्स बिल 2018 के बारे में बताया, और इस बिल में बार बार वो 2 बातों पे जोर दे रहे हैं। पहली बात कि इस बिल में रीपेमेंट की बात होगी, कंपनियां अगर गलत पाई जाएगी तो उनकी एसेट्स को बेच करके रीपेमेंट किया जाएगा। यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण बात है जिन पे गौर करना चाहिए। पहली बात, क्या कंपनी की जो वैल्यू है एसेट्स की, वो अगर निवेशकों को दी जाने वाली राशि से कम पाई गई तो बाकी की भरपाई क्या सरकार करेगी? दूसरी बात, जैसा कि हम PSCL कंपनी में देखे हैं कि 2 फरवरी 2016 को इस कंपनी का निर्णय आ गया था कि 5.85 करोड़ निवेशकों का पैसा 49,100 करोड़ रुपए 6 माह में लौटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 3 साल तक क्रियान्वित नहीं हुआ, अभी तक तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, तो हम फिर कैसे विश्वास कर सकते हैं कि इस तरह की प्रक्रिया बाद में तेजी से हो जाएगी? और मान लीजिए 20-25 साल लग जाते हैं तो जिस व्यक्ति ने जमा करवाया वो उद्देश्य खत्म हो जाएगा या वो व्यक्ति नहीं रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें बार बार इस बिल में इस बात का उल्लेख किया गया है, और रविशंकर प्रसाद जी ने इस पर जोर भी दिया है कि कंपनी के साथ साथ में जो इसमें एजेंट काम करेंगे, जो सब एजेंट काम करेंगे, जो प्रमोटर होंगे और जो ब्रांड एम्बेसडर होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो हम जनरली देखते हैं कि इन चिटफंड और पोंजी कंपनियों में हम ये देखते हैं कि सामान्यतः इसमें अलग अलग पार्टियों के शीर्ष स्तरीय नेता भी भाग लेते हैं। तो यहाँ सवाल उठता है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? 6 करोड़ का सवाल है और देश में कोई सुगबुगाहट नहीं है, इसलिए कभी कभी सोचिएगा कि लोकतंत्र में नागरिकों की संख्या भी महत्वहीन हो जाती है। सच पूछिए तो अगर PSCL मामले को कवर नहीं करता तो रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं उसमें क्या कमी है पता भी नहीं चलता, और जो कह रहे हैं उसी को हेडलाइन बना देता। मंत्री जी ने कह दिया है, CB यादव क्या कह रहे हैं उसका भी अंदाजा नहीं होता। कई चिटफंड कंपनियां न्यूज चैनल खोल लेती है। फिर मैंने बिल में पढ़ा कि क्या इसका कोई प्रावधान है? PSCL और शारदा के पास भी न्यूज चैनल था, क्या इतना काफी नहीं कि आम लोगों में साख बनाने के लिए न्यूज चैनल खोल लीजिए, उसमें सारे नेताओं को बुलाइए, फिर आम लोगों को लगेगा कि ये न्यूज चैनल भी है इनके पास चिटफंड कंपनी है, लोग पैसा लगा सकते हैं।
क्या ऐसा ना करने पर कानून में कोई व्यवस्था है कि सजा देंगे? ऐसा ना हो, ब्रांड एम्बेसडर को दंडित किया जाएगा, उस पर बहस हो सकती है। लेकिन इन चिट फंड कंपनियों के कार्यक्रम में नेता मंत्री जाते हैं, उसका क्या किया जाए? पीएससीएल के कार्यक्रम में भी बहुत सारे ऐसे नेताओं की तस्वीरें मैंने देखी हैं जिससे सरकार को दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो ठीक नहीं है। जब तक आप संदर्भ स्थापित ना करें, सिर्फ फोटो दिखा दें, वो बात ठीक नहीं लगी, तो इसलिए नहीं दिखाया। क्या उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है? क्या हर ब्रांड को प्रचार करने के लिए कलाकार दोषी होंगे? तो फिर गुटखा का प्रचार करने वाला राष्ट्रभक्त बन के क्यों घूम रहा है? हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि चिटफंड कंपनियां ग्राहकों और एजेंट के नेटवर्क पर काम करती हैं। जो एजेंट होता है वही निवेशक भी होता है। अभी हाल में छत्तीसगढ़ सरकार ने एजेंटों के खिलाफ सारे मामले, जितने भी एफआईआर हुई थी, वो वापस ले लिए। अब केंद्र सरकार अपने बिल में कह रही है कि एजेंट को भी पकड़ा जाएगा। इस बिल का ड्राफ्ट केवल छींटे मारने के लिए किया गया है या इस बिल का ड्राफ्ट वास्तव में समस्या को समाधान करने के लिए किया गया है? वैसे मुझे जहां तक लगता है, इसमें जो एजेंटों की बात कही गई है उसमें मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एजेंट जो आज सड़कों पे उतरे हैं, जिनके आज मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, इस बिल के माध्यम से उनको डराया जा रहा हो। 6 करोड़ लोगों के साथ लूट हुई है। क्या ओजस्वी भाषण देने वाले इनके अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए टीवी पर देखे गए? आपने देखा है? एक राजस्थान के साधारण से शिक्षक और छत्तीसगढ़ में भी देखा कि इसके लुटे पिटे लोग जो हैं वही अपना संगठन बना के बड़ा बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। चिटफंड कंपनियां आम लोगों को लूट रही हैं। उनके जाल में फंसे लोगों को पता नहीं होता कि कंपनी नियम से बनी है या नियम तोड़कर। पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ जाते हैं और इनकी संख्या लाखों करोड़ों में है। पिछले दिनों एक आंकड़ा आया कि 45 साल में, अब मैं विषय बदल रहा हूं, 45 साल में बेरोजगारी सबसे अधिक है। नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18 का यह आंकड़ा सबको परेशान कर रहा है। जो खंडन कर रहे हैं उन्हें दिक्कत आ रही है, जो इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके पास कोई नीति साफ नहीं कि इस बेरोजगारी को कैसे दूर करेंगे। क्या आज के भारत में यह भी पता लगाना मुश्किल है कि अलग अलग राज्यों में सरकारी विभागों में कितने पद खाली हैं? 5 मिनट का काम है। आज रांची के प्रभात खबर में खबर छपी। अगर इस खबर में कोई त्रुटि नहीं है तो स्थिति भयावह है। बेरोजगारी के लिहाज से ही नहीं, बल्कि ये सोचिए कि जब सरकार में लोग नहीं है तो वो सरकार जनता का काम कैसे कर रही है। मुझे हैरानी है कि इतनी अच्छी खबर लिखने वाले संवाददाता का नाम अखबार ने नहीं दिया है। अखबार का अपना फैसला हो सकता है, लेकिन विशेष संवाददाता की खबर के अनुसार झारखंड सरकार के विभिन्न विभिन्न विभागों में 2,81,000 पद खाली हैं। मात्र 40.85% कर्मचारियों के भरोसे सरकार का काम हो रहा है। झारखंड सरकार में 4,73,000 से अधिक पद स्वीकृत हैं। ये सारे आंकड़े आपको संसद में दिए गए भावुक भाषणों में नहीं मिलेंगे, मगर 60% करीब पद खाली हैं। एक राज्य का सिर्फ बता रहा हूं। ऐसे विभाग जिनका संबंध गांव की आबादी से है, उनके यहां पद काफी खाली हैं। पंचायती राज में 6,680 पद खाली हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2,517 पद मंजूर हैं, मगर 1,943 पद खाली हैं। पेयजल विभाग में 2,965 पद खाली हैं। राजस्व भू सुधार में 4,201 पद खाली हैं। ग्रामीण विकास में 3,295 पद खाली हैं। यहां तक कि वित्त विभाग में भी 56% पद खाली हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सरकारें अपने भीतर भी बेरोजगारी पैदा करती हैं। ट्रक टेम्पो वालों की बेरोजगार गिनने की बजाय वो देखें कि उनके भीतर कितनी बेरोजगारी पैदा हुई है। बल्कि कह सकते हैं कि सरकारें बेरोजगारी पैदा करने की मशीन बन गई हैं। ये एक राज्य का हिसाब है। भाषण में तो सब अच्छा चल रहा है, मगर सड़कों पर जाकर युवाओं से पूछिए कि रोजगार की क्या हालत है। अगर कोई सरकार इतनी ही बेहतर हो गई है तो उसके यहां के चयन आयोग एक परीक्षा तक क्यों नहीं ढंग से करा पाते हैं। हमारे सहयोगी परिमल कुमार दिल्ली में हुए यंग इंडिया नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का मार्च कवर करने गए थे। इस मार्च में यह बताया गया, दावा किया गया कि राज्यों को मिलाकर देश की सरकारी संस्थानों में 70 लाख पद खाली हैं। केंद्र सरकार या उसके अधीन संस्थाओं में 24 लाख पद खाली हैं। इन पदों पर तुरंत नियुक्ति की जाए। देश भर की 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के छात्र संघों और छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी का था, मगर मांग थी कि सरकार जीडीपी का 10% शिक्षा पर खर्च करे। उच्च शिक्षा पर इस बजट में क्या खर्च किया गया आप खुद भी देख लें। इस मार्च में सरकारी नौकरियों से परेशान छात्रों ने भी अपना संगठन बनाकर हिस्सा लिया। झारखंड के पैरा टीचर्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा से परेशान छात्र रेलवे अप्रेंटिस भी थे। करीब 70 संगठन इसमें शामिल हुए। हैदराबाद, पुणे, गुजरात, बिहार, अरुणाचल, असम और बंगाल से स्टूडेंट आए थे।
बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर देश के युवा इकट्ठे हो रहे हैं। फिलहाल हम लाल किला पे हैं और आज यंग इंडिया अधिकार मार्च के तहत ये लोग लाल किला से लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक मार्च करेंगे। हमारे साथ एन साई बालाजी हैं जो JNUSU के प्रेसिडेंट हैं। बालाजी, क्या क्या मुद्दे और क्या क्या मांगे? हम लोगों का साफ तौर पे यही मुद्दा है, जो इस देश में बेरोजगारी इस हद तक पहुंच चुका है। 6.1% सरकार का खुद का आंकड़ा बता रहा है। और इस देश में जो नेता लोग हैं वो मजाक बना रहे हैं बेरोजगारी का। खुद जेटली जी बोलते हैं युवा तो नाराज नहीं है, युवा का कोई दिक्कत नहीं है। आप आके देखिए 10,000 से ज़्यादा जनता आज दिल्ली में आया हुआ है और रोजगार के इश्यू पे ये मांग करते हुए कि आप सरकारी नौकरी में जितने खाली पद है उस सबको भरिए। कम से कम केंद्र सरकार में 24 लाख पद खाली पड़ा हुआ है। अगर सारे राज्यों का गिनूं तो 70 लाख से ऊपर हो जाएगा। हम लोग साफ तौर पे मांग कर रहे हैं या हमको रोजगार दो या 18,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दो। शिक्षा पे खर्चा देखिए, इस बजट में 3.37 पे है। जब मोदी सरकार आई थी 4.68 पे था। ये तो हमारी मांग से पता नहीं बहुत ही नीचे है। हम लोग GDP का 10वां हिस्सा मांग रहे हैं। और ये बताइए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को ख़त्म करके, आरक्षण को ख़त्म करके, रिजर्वेशंस को ख़त्म करके ये जियो यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज़ में लागू कर रहे हैं। ये सब नहीं चल सकता है। कैंपसेस में हम मांग कर रहे हैं रोहित एक्ट को इनैक्ट करने के लिए। जातिवादी व्यवस्था जो लागू हो रहा है, कैंपस में तो दलित तो आ ही रहे हैं बट उनकी हत्या भी हो रही है। उनको रोकने के लिए रोहित एक्ट हो, महिलाओं के ऊपर जो बढ़ती हुई अत्याचार है उसको रोकने के लिए हर कैंपस में GS कैश हो। और इतना ही नहीं, हम लोगों का साफ मांग है कि जिस हिसाब से एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो गया देश भर में, हम मांग कर रहे हैं कि सारा एजुकेशन लोन को माफ़ करो। आपके पास 3.5 लाख करोड़ तो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ़ करने के लिए, और क्या उस गरीब का लोन माफ़ कर, एजुकेशन लोन माफ़ करने के लिए आपके 1 रुपया नहीं है? कहाँ कहाँ के युवा आ रहे हैं? देश भर के युवा हैं, हैदराबाद से, पुणे से, गुजरात से, UP से, इलाहाबाद से, बिहार से, अरुणाचल से, असम से, कार्बियन हिल से, बंगाल से, देश भर का लोग यहाँ मौजूद है। यूनिवर्सिटीज इस देश के कॉलेजेस और इस देश के महिलाओं के लिए वित्त मंत्री ने कहा था कि बेरोजगारी होती तो इतने सारे प्रदर्शन हो रहे होते। दरअसल वो ना अखबार पढ़ते हैं ऐसा लगता है, ना प्राइम टाइम देखते हैं ऐसा तो पक्का लगता है, वरना वो देख लेते कि पिछले 1 साल में नौकरी को लेकर कितने ही प्रदर्शन हमने ही दिखाए हैं। रेलवे अप्रेंटिस के छात्र, कई अच्छा चैनल देखना चाहिए तो सही जानकारी मिलती है। रेलवे अप्रेंटिस के छात्र भी कई दिनों से दिल्ली में धरना दे रहे हैं। वे पहले भी दे चुके हैं। रेलवे के सिस्टम में ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिलने की पुरानी व्यवस्था बदल गई है। हाल फिलहाल में इनके लिए रेलवे की नौकरियों में 20% का आरक्षण दिया गया, मगर उन्हें परीक्षा देनी होगी जिससे ये सहमत नहीं है। परिमल ने रेलवे अप्रेंटिस के छात्रों से भी बात की। हम लोग रेलवे अप्रेंटिस जो कि डबल स्किल्ड है, रेल ने हमें ट्रेनिंग दी है, DGET सरकार जो श्रम मंत्रालय ने हमें सर्टिफिकेट दिए हैं, उसके जगह हम लोग को रखना चाहिए। लेकिन सरकार की ये दोहरी नीति, बनाई हुई नीति के शिकार हम लोग हैं। और सरकार जो है रेलवे अप्रेंटिस को दरकिनार करके, जिसकी उम्र सीमा समाप्त हो गई है, जिसके कार्य करने की क्षमता समाप्त हो गई है, उसको फिर से बहाल कर रही है। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि आपने जो नीति बनाई है 20% को, उसको तुरंत रद्द करे और रेलवे अप्रेंटिस को 1 टाइम सेटलमेंट करे। प्रधानमंत्री जी के पास कम से कम 50 बार हम लोग चिट्ठी दे चुके हैं, लेकिन हम लोग की कोई कार्यवाही सर नहीं हुई है। और जब तक सर जी हम लोग का नौकरी नहीं मिलती, हम लोग का सर अप्रूवल नहीं होता है, तब तक ये समझ लीजिए हम लोग किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है सर। कितने साल हो गए तब? मुझको लगभग 6 साल हो गए वेट करते हुए। मुझसे पहले सभी भी अप्रेंटिसेस का रेलवे में समायोजन हो चुका है। हमारा बैच और ऑल इंडिया में जितने लड़के बचे हैं उनका समायोजन रेल नहीं कर रही है। 21/6/2016 को रेल मंत्रालय ने एक लेटर निकाल दिया जिसमें हम लोगों को 20% का कोटा दे दिया गया RRC में। इससे पहले के सभी अप्रेंटिसेस को रेलवे में समायोजन कर लिया जाता था पहल के आधार पर। कोटे के आधार पे आप लोग छट रहे हैं? हाँ सर, हम लोग कोटे के आधार पर छट रहे हैं। 21/6/2016 को जो रेलवे ने ऑर्डर पास किया, रेलवे का इतिहास है कि कोई भी ऑर्डर पास होता है तो करंट डेट से लागू होता है। वो हम लोगों के ऊपर 10 साल पहले से थोपा जा रहा है। उसी के विरोध में हम लोग आए हैं। मैं बिल्कुल एक गरीब परिवार से हूँ। जब मेरे घर वालों ने, मोदी जी ने बोला कि अभी रोजगार हमारे 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो मेरे घर वालों ने किसी से पैसे उधार लेके 5 रुपये सैकड़े से ब्याज लेके मेरे को ITI कराई। तो ITI करने के बाद अप्रेंटिस मिला हमको। सरकार ने बोला था स्किल इंडेक्स से आपको जॉब दी जाएगी। हमने 2 साल अप्रेंटिस किया। उसके बाद देखा गया कि हम कंपनी से बाहर निकाल दिया, नौकरी नहीं मिली।
नौकरी नहीं मिली। जिन्होंने रिफाइनरी से अप्रेंटिस की उनको स्थायी नौकरी वहाँ की वहीं दे दी। अप्रेंटिस ने ये सोच के किया होगा कि नौकरी मिल जाएगी यहाँ पर। हाँ, नौकरी मिल जाएगी ये सोच के किया था, लेकिन पाइपलाइन और मार्केटिंग डिवीजन को बाहर निकाल दिया, ये कह के कि रिफाइनरी की और मार्केटिंग डिवीजन की पॉलिसी अलग अलग है। तो हमने ये बात प्रधानमंत्री जी से बोली, उसको बाई चांस हमने 2-3 लेटर भेजे, लेकिन लेटर में एक दूसरे के ऊपर बात थोपते हैं। पेट्रोलियम मंत्री आप लोग कितने दिनों से बेरोजगार हैं फिर? हम 2 महीने हो गए हमको पास हुए और अभी तक कोई उम्मीद नहीं? अभी कोई उम्मीद नहीं है, और हमारा अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन भी अभी तक नहीं हुआ, ना ही हमको कुछ सर्टिफिकेट मिला। सर, हर किसी से बात करते हैं वो एक दूसरे पर बात थोप देते हैं। अभी तो बात सिर्फ नौकरी नहीं मिलने की हो रही है। जिनकी नौकरी है उन्होंने अभी ये बात शुरू नहीं की है कि इन 5 सालों में सैलरी कितनी बढ़ी है, या जो नई नौकरी मिल रही है वो पहले की तुलना में कितने कम पे उनको सैलरी मिल रही है या ज्यादा की सैलरी मिल रही है। क्या जो नौकरीशुदा लोग हैं उनकी सैलरी बहुत बढ़ रही है जैसा पहले बढ़ा करती थी। ये सारे आंकड़े अभी आने बाकी हैं, आएंगे तो देखा जाएगा। बेरोजगारी का यह मार्च अजीब अजीब परेशानियों को लेकर आया। 6 जनवरी को इसी साल यूपी में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की परीक्षा हुई। इसमें बीएड, बीटीसी और शिक्षा मित्रों ने आवेदन किया था। ये लोग भी मार्च में आए हैं ताकि सरकार की तरफ ध्यान जाए। इनकी मांग है कि पर्चा लीक हो गया था, परीक्षा रद्द हो, और इस मांग को लेकर 31 दिनों से इलाहाबाद में आयोग के दफ्तर के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पे सबसे ज़्यादा प्राथमिक अध्यापकों की कमी है, वहां पर 69,000 वैकेंसी निकली थी, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 6 जनवरी को, और उसका पेपर 5 जनवरी को ही व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हो गया, यूट्यूब पे चल गया, और 6 तारीख को 9 बजे तक यूपी के सभी जिलों में व्यापक पैमाने पे व्हाट्सएप पे पेपर आ गया। इसके खिलाफ आज हम लोग 31वें दिन लगातार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय जो इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है वहाँ पे धरना चल रहा है, और हम लोग दिल्ली के अंदर इस सवाल को उठाने आज यहाँ संसद भवन पे आए हैं। इस मार्च में एम्स के भी कुछ डॉक्टर परिमल को मिले। इनकी बात पर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन होना चाहिए। इनका कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई करोड़ों की होती जा रही है। जितने एम्स खुले हैं वहां 80% पद खाली हैं। ये तो स्टैंडिंग कमेटी जो संसद की संसदीय समिति अध्ययन करती है उसका आंकड़ा है। वहां परमानेंट भर्ती नहीं हो रही है और ठेके पे लोग रखे जा रहे हैं। तो सोचिए उस एम्स की क्या हालत होती होगी। मेडिकल फ्रेटर्निटी से अभी पूरे दिल्ली और आसपास के अस्पतालों से 100 से भी अधिक लोग हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और उनकी जो मेन डिमांड है वो ये है कि मेडिकल एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है, उसको सस्ता किया जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा करोड़ और 1.5 करोड़ की जो फीस हो गई है वो हर किसी की कमर तोड़ रही है। कोई बच्चा नहीं दे पा रहा। अगर कोई प्राइवेट स्कूल से पढ़ के निकल भी पा रहा है तो आप देखिए कि इस तरह की टी शर्ट पहननी पड़ रही है कि आई सर्वाइव्ड मेडिकल स्कूल। इतना मुश्किल हो गया है वहाँ पे इतनी फीस दे के पढ़ना। और दूसरी चीज़ जो है कि रिक्रूटमेंट हो, परमानेंट रिक्रूटमेंट, मतलब बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि डॉक्टर्स को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है। रिक्रूटमेंट होती भी है तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होती है, और जब रिक्रूटमेंट हम कहते हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट की जाए तो सरकार उसको सुनती नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखें तो जितने भी अभी एम्स खोले जा रहे हैं नए 80% फैकल्टी पोस्ट उसमें खाली पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रिक्रूटमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा कि परमानेंट रिक्रूटमेंट होगी। अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो 1-1.5 साल तक वो डिले किया जाता है उनकी, उसके बाद उन पे कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रख लिए जाते हैं। तो कितने पोस्ट खाली होंगे आपका आकलन जो कहता होगा? अगर आप सभी एम्स में अगर देखा जाए तो 70 to 80% क्लिनिकल फैकल्टी पोस्ट खाली हैं। बताइए, क्या आप नहीं चाहेंगे कि 1 करोड़ 2 करोड़ अगर मेडिकल की फीस होती जा रही है, आपके ही बच्चे जाते हैं, तो उस पर बात हो? नहीं बात होने का एक ही फॉर्मूला है, आप चैनल बदल के देख लीजिए। हिंदू मुस्लिम चल रहा होगा और भाषण चल रहा होगा। नेशनल सैंपल सर्वे 2017-18 का डेटा पब्लिक नहीं हुआ, सरकार नहीं कर पाई, तो उसके विरोध में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। सरकार अपने ही डेटा को समस्याग्रस्त मानती है, उस पर विश्वास नहीं, पब्लिक नहीं कर रही है। उस रिपोर्ट को लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड के सोमेश झा ने रिपोर्ट छापी कि 45 साल में बेरोजगारी इस वक्त सबसे अधिक है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के महेश व्यास तो साल भर से यह बात कह रहे हैं। उनका भी रिसर्च बता रहा है कि नौकरियां घट गई हैं, बेरोजगारी भयावह स्तर पर बढ़ चुकी है। मगर प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए रोजगार के आंकड़े देने लगे। सुनिए पहले आंकड़े को। बीते 4 वर्षों में करीब 36 लाख बड़े ट्रक
या कॉमर्शियल व्हीकल बिके हैं। करीब 1.5 करोड़ पैसेंजर व्हीकल्स बिके हैं और 27 लाख से ज्यादा नए ऑटो की बिक्री हुई है। ये सारी गाड़ियां जिन्होंने भी खरीदी है, क्या उन्होंने पार्किंग करके रखी है? क्या शोभा के लिए रखी है? क्या उनको कोई चलाने वाला नहीं होगा? क्या उनकी कोई सर्विसिंग नहीं होती होगी? क्या उनके मेंटेनेंस के लिए कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता होगा? क्या एक अनुमान है कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ही देश में बीते 4.5 वर्षों में करीब 1.25 करोड़ लोगों को नए अवसर मिले हैं। अब देखिए, जिस संस्था का काम है सैंपल सर्वे करके रोजगार के आंकड़े देना, उसको पब्लिक करने की अनुमति नहीं है, ठीक। लेकिन सरकार अपने स्तर पर, प्रधानमंत्री अपने स्तर पर आंकड़े दे रहे हैं, जो वित्त मंत्री ने भी अभी हाल में कहा था। तो इसका कोई आधार क्या है? कैसे आप जाकर चेक करेंगे? 36 लाख ट्रक नए खरीदे गए, उन्होंने बताया। अब पुराने ट्रक की जगह नए खरीदे गए या नए और ट्रक खरीदे गए? और ये ट्रक कब खरीदे गए? पिछले 5 साल में खरीदे गए या 1 साल में खरीदे गए? ये डेटा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो डेटा दिया उसकी जांच हम कैसे करेंगे, वो भी तुरंत? तो हमने ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कुछ लोगों से बात की। पहले दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर की प्रतिक्रिया सुनिएगा, और फिर उसके बाद ट्रक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष अजय मैनी, उनकी प्रतिक्रिया सुनिएगा। हमारा सवाल यही है कि क्या वाकई ट्रक खरीदने से इतने रोजगार बढ़े हैं जितने का दावा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और क्या ये उनकी नीतियों की वजह से ट्रक खरीदे जा रहे हैं? मैं इसमें बता देना चाहता हूं कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इतने ट्रक बिके, उसके पीछे मेन कारण सरकार का कोई हमारे को सुविधा नहीं है। सरकार ने हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं करा कि जिसकी वजह से वो ट्रक बिके और ज़्यादा लोगों को रोजगार मिला। उसमें रोजगारों की बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब ये तो कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया कि 10 वर्ष से ऊपर के ट्रक, 10 वर्ष से ज़्यादा ट्रकों की अब आयु नहीं रहेगी, जो कि पहले 15 वर्ष हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो 10 वर्ष के ट्रक हैं या जो 10 वर्ष के होने वाले हैं, उन सभी ट्रकों को मालिकों ने काम तो करना ही है। तो उन्होंने नई गाड़ियां खरीदी, जहां तहां से लोन लेकर के, कैसे लोन लेकर के नई गाड़ियां खरीदी, और जो 10 साल में गाड़ियां पुरानी ख़त्म हो गई, जिनको रोड पे चलाना मना हो गया, उन गाड़ियों के ड्राइवरों को उन नई गाड़ियों पे चढ़ाया गया। तो इसमें नया रोजगार कहां से आया? माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी लोकसभा में बयान दिया कि 36 लाख ट्रकों की बिक्री पिछले 4 सालों में हुई है, जिसके फलस्वरूप लोगों को रोजगार के अवसर बड़े हैं, मिले हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ट्रकों की जो एज है, जो उसकी पासिंग है, वो 10 साल की कर दी गई है, और पिछले 4 वर्षों में 10 साल से जो भी ऊपर ट्रक हुए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट होने की वजह से ट्रकों की बिक्री में इजाफा हुआ है। मैं अगर यूपी की बात करूं तो थोड़ा बहुत काम वहां पर जरूर मिला है ट्रकों को। अदरवाइज पूरे देश भर के ट्रक वालों की हालात इस समय दयनीय है, और ट्रक मालिक आज इस स्थिति में है कि वो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे, उनकी इंस्टॉलमेंट फेल हो रही है, वो एनपीए में जा रहे हैं। और मैं सरकार से चाहता हूं कि ट्रक मालिकों के बारे में वो कुछ सोचे, जैसे उन्होंने किसानों के बारे में सोचा है। ब्रेक ले लीजिए वरना भाषण लंबा हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की और आदेश दिया, वो बिहार के नीतीश कुमार सरकार के कान में लंबे समय तक गूंजती रहेगी, अगर फर्क पड़ता हो तब। इसे टिप्पणी नहीं बल्कि एक कड़ी फटकार के तौर पर देखा जाना चाहिए, जो नीतीश कुमार के दौर में बिहार की कानून व्यवस्था पर चोट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर मामले की जांच कर रहे सीबीआई के अफसर ए.के. शर्मा के तबादले को बड़ी ही गंभीरता से लिया, और तबादले का आदेश देने वाले सीबीआई के अंतरिम निदेशक रहे नागेश्वर राव को 12 फरवरी को तलब कर लिया है।
सीबीआई के संयुक्त निदेशक ए.के. शर्मा बिहार में सरकारी शेल्टर होम्स में बच्चियों के यौन शोषण के मामले में जांच की निगरानी कर रहे थे। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि जब कोर्ट ने आदेश दिया था कि ए.के. शर्मा का ट्रांसफर नहीं होगा तो केंद्र सरकार ये ट्रांसफर कैसे कर सकती है। अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने ट्रांसफर का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि यह अवमानना का फिट मामला बनता है। अभी देखिए कितना हंगामा हुआ बंगाल को लेकर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कर रहे हैं, लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर एक अधिकारी का तबादला कर दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अफसरों को ना तो नेता के इशारे पर चलना चाहिए, ना अफसरशाही के, बस कानून के अनुसार ही चलना चाहिए। यही नहीं, कोर्ट ने बिहार में शेल्टर होम की दुर्दशा पर बिहार सरकार को फटकार लगाई और राज्य के सभी शेल्टर होम्स का ब्यौरा मांग लिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अब बहुत हुआ, बच्चों से ऐसा सलूक नहीं किया जा सकता। आप अपने अफसरों को बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करने दे सकते। बच्चों को छोड़ दीजिए। शेल्टर होम्स में जो चल रहा था उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। जो लोग भी ये सब करते रहे वो कानून से बच नहीं पाएंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन शोषण मामले को बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 2 हफ्ते के भीतर सभी केस बिहार सीबीआई कोर्ट से साकेत की पॉस्को ट्रायल कोर्ट में ट्रांसफर किए जाएं और साकेत की ट्रायल कोर्ट 6 महीने में मामले की सुनवाई पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट यही नहीं रुका, उसने ये भी पूछ लिया कि बिहार सरकार चल कैसे रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये के बाद नीतीश सरकार पर विपक्ष का हमला तेज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले कह दिया स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये घटना, तो इससे ज्यादा और कोई क्या कह सकता है। और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है, सब लोग ये बात पहले से कहते रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग पूरी तरीके से बचाने का प्रयास किए हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा तो उसका अनुपालन कैसे नहीं होगा, पूछेंगे, पता करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले साल मई में बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में रहने वाली बच्चियों पर यौन हमले, यौन शोषण के कई मामले आए थे। एक ही कैंपस में कई लड़कियों के साथ हुआ था, बलात्कार के मामले आए थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की एक टीम की रिपोर्ट बिहार के सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सौंपी गई। इस रिपोर्ट में 34 बच्चियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए गए, जिसके बाद 31 मई को मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। सोचिए, एक कैंपस में 30 से अधिक बच्चियों के साथ ऐसा होता है और उसके जांच कर रहे सीबीआई के ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बदल दिया जाता है। मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दायर की गई। 23 जुलाई को ब्रजेश ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। पिछले साल 26 जुलाई को बिहार सरकार ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की। 15 महिलाओं और बच्चियों की गुमशुदगी के मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ एक नई एफआईआर दायर की गई। नीतीश सरकार में सामाजिक कल्याण मंत्री मंजू वर्मा भी आरोपियों में से एक थीं। इसके बावजूद इनकी गिरफ्तारी में लगातार देरी होती रही। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और 12 नवंबर को मंजू वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ तो मंजू वर्मा खुद सरेंडर करने को मजबूर हो गई। 20 नवंबर को उन्होंने सरेंडर किया। मंजू वर्मा के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दायर किया गया क्योंकि शेल्टर होम यौन शोषण मामले में सीबीआई के छापे में उनके घर से अवैध हथियार बरामद हुए थे। जांच सीबीआई के हाथ में थी, लेकिन इसी बीच सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने 24 अक्टूबर की आधी रात चार्ज लेते ही जो ट्रांसफर किए, उनमें से एक ज्वाइंट डायरेक्टर ए.के. शर्मा का भी तबादला था, जो लगता है कि उन्हें अब भारी पड़ने वाला है। देखते हैं क्या होता है। ब्रेक के बाद अब काम की बातें हो गई, वही भाषण। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप नरेंद्र मोदी के चेहरे में घबराहट देखेंगे, डर देखेंगे कि अब 2019 में नरेंद्र मोदी जी को पूरा पता लग गया है कि हिंदुस्तान को बांटने से, नफरत फैलाने से हिंदुस्तान का राज नहीं किया जा सकता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुस्तान को जोड़ने का काम कर सकता है। अगर वो नहीं करेगा तो उसे हटा दिया जाएगा। आप मेरे साथ नरेंद्र मोदी का डिबेट करा दो, नेशनल सिक्योरिटी के राफेल मामले से डिबेट करा दो, मैं बस भाग जाएगा।
करता है, जब इसके सामने आदमी खड़ा होकर कहता मैं नहीं करूंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी फ्रंट फेसिंग, मोहन भागवत जी पीछे रिमोट कंट्रोल, ये इनकी सोच है। हर इंस्टीट्यूशन को आक्रमण करते हैं, ये अपने आप को हिंदुस्तान के ऊपर समझ के रखते हैं। ये सोचते हैं कि देश नीचे है और हम ऊपर, और 3 महीने में ये देश को समझाने जा रहा है कि देश ऊपर है, आप नीचे। हमारा कहना है कि हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशन हैं वो कांग्रेस पार्टी के नहीं, वो किसी पार्टी के नहीं, वो इस देश के इंस्टीट्यूशन हैं, और वो सबके साथ उनकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। आपने कहा मोदी संस्थाओं को खत्म कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर चौकीदार को डांटे। देश में आपातकाल थोपा कांग्रेस ने, लेकिन कहते हैं इंस्टीट्यूशन मोदी बर्बाद कर रहा है। सेना को अपमानित किया कांग्रेस ने, कहते हैं मोदी बर्बाद कर रहा है। देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा, कहते हैं कि करने वाले कांग्रेस, कहते हैं मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर रहा है। कहानियां घड़ी जाती है तख्ता पलट करने की। और मैं मानता हूं कि बहुत बुरा किया है हम लोगों ने, हम एक जिम्मेवारी के लोग हैं। 2014 में 30 साल के बाद देश की जनता ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार चुनी है, और देश अनुभव करता है जब मिलावटी सरकार होती है तब क्या हाल होता है, और अब तो महामिलावट आने वाला है। पूर्ण बहुमत वाली सरकार होती है तो कितने निर्णय कर सकती है, कितनी गति से आगे बढ़ सकती है, और निर्धारित महामिलावट यहां पहुंचने वाले नहीं है। ये महामिलावट आप कलकत्ते में इकट्ठा करो, देख लो, ये महामिलावट का हाल देखो। केरल में मुंह नहीं देख पाएंगे एक दूसरे का। ये महामिलावट का नेतृत्व करने वालों को उत्तर प्रदेश में बाहर कर दिया, ये महामिलावट देखने वालों को। और इसलिए ये महामिलावट का खेल, ये महामिलावट हो गया ना। देश ने 30 साल ये स्थिति देखी है। देश कतई अब तो जो हेल्थ कॉन्शियस सोसाइटी है वो भी मिलावट से दूर रहती है। हेल्दी डेमोक्रेसी वाले भी ये महामिलावट से दूर रहने वाले हैं। देश में असंगठित क्षेत्र करीब 85 to 90% नौकरियां देता है, जबकि संगठित क्षेत्र सिर्फ 10 से 15% ही जॉब देता है। इस सत्य को स्वीकार करना होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 80 to 90% है, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में 10 to 15% ऑनली। 2009 का चुनाव जीतने के लिए आपने कर्ज माफी की घोषणा की। किसानों का कर्ज 6 लाख करोड़ रुपया था माननीय अध्यक्ष जी, 6 लाख करोड़ रुपया। इतना बड़ा उन्होंने तामझाम हो हल्ला किया, और उनकी इकोसिस्टम में कोई उनको सवाल तो पूछता नहीं है, वो भी गाजे बाजे बनाने लग जाते हैं। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, और आपने माफ कितना किया? 52,000 करोड़। ये क्या, और ये किसको जाता है?